नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं अरुण सुंदराल। दुबई एयर शो में जो दुखद घटना हुई उसने पूरे देश को झकझोर दिया है। भारतीय वायुसेना का तेजस फाइटर जेट एक एरोबैटिक मैन्यूवर के दौरान क्रैश हो गया और पायलट विंग कमांडर नवांश सयाल दुर्भाग्य से अपनी जान नहीं बचा सके। ये सिर्फ दूसरा मौका है जब इस विमान से जुड़ा ऐसा हादसा हुआ है। इस बीच इंडियन एयरफोर्स ने घटना की आधिकारिक जांच शुरू कर दी है। अभी तक क्रैश के कारण पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही सही स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर बहुत सारे दावे हो रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सही जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई जाए। ऐसे माहौल में सबसे बड़ा और तकनीकी सवाल यही है कि पायलट इजेक्ट क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि हम सब ने वो वीडियो देखा। क्या एल्टीट्यूड कम था? क्या जेट का एंगल इजेक्ट के लिए अनसेफ था? क्या पायलट के पास रिएक्शन टाइम ही नहीं बचा था? इन सभी गंभीर और तकनीकी पहलुओं को समझने के लिए आज हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट एएस बहल जी मौजूद हैं, एक्स एयर कोमोडोर। बहुत बहुत स्वागत आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर सर। थैंक यू अरुण जी फॉर कॉलिंग मी। बिल्कुल। और ये जो दुर्घटना थी, पूरा देश जो विजुअल्स आए, झकझोरने वाले विजुअल्स थे। लेकिन सवाल सबके मन में यही है, क्योंकि देखिए जांच तो शुरू हो चुकी है, लेकिन विजुअल एज एन एक्सपर्ट, क्योंकि आपका एक लंबा अनुभव है, जब हम विजुअल्स देखते हैं, जब वो बैरल रोल वो जेट करता है, और सवाल ये बनता है कि पायलट समय पर इजेक्ट क्यों नहीं कर पाए। क्योंकि आमतौर पर यही होता ना कि जब विमान जो है कोई खराबी आती है तो पायलट कोशिश करता है कि अंत समय पर इजेक्ट कर जाए। अरुण जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया और जैसे आपने शुरू में ही कह दिया था, बहुत जल्दबाजी होगी ये इस समय हम कोई भी रीजन को एट्रीब्यूट करने के लिए। लेकिन कुछ चीजों के बारे में हम जरूर स्पेकुलेट कर सकते हैं। जो हम पिक्चर्स देख रहे हैं या वीडियोस देख रहे हैं जो अभी तक दिखाए गए हैं, शायद आप भी दिखाएंगे उन वीडियोस को, जी। तो उसमें कुछ जानकारी मिलती है। लेकिन ये तीसरा दिन था एयर शो का, और दुबई का एयर शो 2 साल में एक बार होता है। यहाँ पे बहुत सारे जो जहाज हैं, मॉडर्न जहाज और डिफेंस इक्विपमेंट है, वो दिखाई जाती है। इसमें F-35, J-35, JF-17, Su-57 जैसे जो एडवांस जहाज हैं वो दिखाए गए, और उसमें उनका जो जलवा वो दिखाते हैं, उससे वो अट्रैक्ट करते हैं, मार्केट करते हैं अपने जहाजों को, ताकि दुनिया में वो एक्सपोर्ट कर सकें और दुनिया के देश उसको खरीद सकें, उनकी जानकारी ले सकें। और क्योंकि वो इनके लिए एयर डिस्प्ले करते हैं ग्राउंड डिस्प्ले के साथ साथ, यानी कि ये देखिए ये स्टैटिक डिस्प्ले है, इसमें एक दर्शक जाके जहाज की कॉकपिट से देख रहा है कि अंदर क्या क्या है। लेकिन ये सब होने के बाद भी जब एयर डिस्प्ले किया जाता है तो जहाज की वो कैरेक्टरिस्टिक्स या कैपेबिलिटीज दर्शाई जाती हैं, क्योंकि दर्शक वहीं पे पास ही में बैठे होते हैं और वो देखते हैं। इसलिए इसको लो लेवल पे किया जाता है, यानी कि कम ऑल्टीट्यूड पे किया जाता है, ताकि दर्शक देख सकें। ऐसा हो कि उनके मन में लगे कि ये जो जहाज हैं ये एजाइल हैं, ये मनूवरेबल है, इसका मतलब बहुत जल्दी ही अपनी दशा और दिशा चेंज कर सकते हैं। तो ये जरूरत होती है लो ऑल्टीट्यूड पे फ्लाई करने की, और ये एक रीजन है कि क्यों ये वाली एरोबैटिक्स जो है कम जमीन की हाइट पे की जाती हैं। ये आज बिल्कुल। का पहला दिन नहीं था जिस दिन ये एक्सीडेंट हुआ था, वो तीसरा दिन था, यानी कि आखिरी दिन था। उससे पहले कई बार वो प्रैक्टिस भी कर चुके थे और कई बार उसका मनूवर्स को, प्री प्लान मनूवर्स को दिखाया भी जा चुका था, और कई इंटरेस्ट लोगों ने लिया। बहुत सारे जो डिफेंस एनालिस्ट थे उन्होंने आके इसकी मनूवरेबिलिटी और एजिलिटी को देख रहे थे और बहुत खुश हो रहे थे कि इतना अच्छा एजाइल मनूवरेबल जहाज है ये। लेकिन इस दिन अगर आपका वो वाला वीडियो आप चला दें जिसमें वो एक्सीडेंट होता है, उसके 8-10 सेकंड पहले का पोर्शन अगर वहां पे दिख जाए, तो जी। उसमें हम बता सकते हैं कि क्या क्या, थोड़ा सा अगर हम डिस्कस करें उसको पता भी चल जाएगा कि पायलट ने क्यों नहीं इजेक्ट किया। तो आप देखिए, इसके अंदर सबसे पहले जब टेक ऑफ किया तो इमीडिएटली टेक ऑफ करने के बाद जहाज क्रैश नहीं किया। ये देखिए, अब जहाज उड़ रहा है, ये मनूवर कर रहा है, लेफ्ट साइड टर्न कर रहा था, अब ये राइट साइड पे से रोल किया है। ये देखिए, इसको स्नैप रोल बोलते हैं। और उसके बाद ये फिर से आया है दूसरा मनूवर करने के लिए। ये देखिए, ये है स्नैप रोल जो उसने तेजी से किया, और उसके ये एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ही तेजी से इसने दाहिने टाइप
किया था स्नैप रोल, तो ये पहला मनूवर था, लेकिन उसके बाद ये आता है दूसरा मनूवर करता है। ये तो खैर आपने पुराना वाला जो एक दिखा दिन रहे हैं, पहले के विजुअल्स हैं ये, एक जब दिन बिल्कुल वो जब लैंड कर रहा था, जी करेक्ट। तो एक दिन पहले के इसमें जब तो तेजस एयरक्राफ्ट ने अपने करतब दिखाए थे, पूरी दुनिया से तारीफें मिली थी, ये वो विजुअल्स हैं। क्रैश के विजुअल्स अभी कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शंस की वजह से हम एग्जैक्टली नहीं दिखा सकते, कोई तस्वीरें इशू जरूर हैं नहीं है, हमारे मैं पास। आपको बिल्कुल अपने आप ही समझा देता हूँ। देखिए, जब ये स्नैप रोल करने के बाद उसने एक लेफ्ट टर्न किया, रोल आउट किया, और उसके बाद उसने राइट टर्न किया, और उस राइट टर्न में वो नेगेटिव जी मनूवर किया गया था। नेगेटिव जी मनूवर क्या होता है? सबसे पहले हम कहें जी मनूवर क्या होता है। जी का मतलब होता है ग्रेविटी, यानी कि जिस फोर्स के साथ धरती आपको अट्रैक्ट करती है, एक आदमी को जो खड़ा है उसको अट्रैक्ट करती है जमीन की तरफ, एक ऑब्जेक्ट को जमीन की तरफ। तो अगर आपका वेट 70 केजी है, तो आप अगर 1G कंडीशन में है, नॉर्मल ग्रेविटी कंडीशन में है, तो आपका वेट 70 ही रहेगा। लेकिन जब हम फाइटर जहाज उड़ाते हैं, तो उस जहाज को उड़ाते टाइम हम बहुत टाइट टर्न करते हैं, तो ये जो रेट होता है, इसके एक्सेलरेशन रेट, वो 5 से ऊपर अगर जाता है, तो वो 5 टाइम आपका बॉडी वेट हो जाता है। इसका मतलब है कि आपका जो ब्लड है वो सिर की तरफ जाने की जगह वो अपने पैरों की तरफ जाना शुरू कर देता है, क्योंकि हार्ट को प्रेशर लगता है ऊपर ब्लड ले जाने के लिए। तो इसके दौरान हम एंटी जी सूट पहनते हैं, उससे इसमें काफी रियायत मिलती है और वो ब्लड को रोकता है नीचे जाने से। लेकिन ये जो कंडीशन है नेगेटिव जी की, ये ऑपोजिट है। नेगेटिव जी कंडीशन का मतलब होता है जब जहां पे आपका ब्लड नीचे जाने की जगह ऊपर जाता है। क्योंकि आप देखिए इस मनूवर के अंदर वो दिखा रहे हैं जहाज की कॉकपिट ऐसे है इस साइड पे, लेकिन जहाज ऐसे जा रहा है, तो इसका मतलब मूवमेंट इस साइड है, ना कि इस साइड। इस साइड होती तो पॉजिटिव, इस साइड है तो नेगेटिव। नेगेटिव जी का मतलब होता है कि वो ब्लड जो है हेड की तरफ जा रहा है, आंखों की तरफ जा रहा है। इसको रेड आई टर्न भी कहते हैं, क्योंकि इसके बाद रेड आउट हो जाता है। हम बॉडी जो है पॉजिटिव जी तो ज्यादा ले लेती है, 6 7 8 भी, अगर पायलट मेरे जैसे फिजिकली फिट हो तो वो ले लेते हैं। लेकिन अगर फिजिकली फिट ना भी हो तो 6 7 जी तक आप जा सकते हैं, लेकिन नेगेटिव जी आप 2 3 से ज्यादा नहीं ले पाते। तो उसमें जो ब्लड है एकदम आंखों पे जाके बल्ज आउट हो जाती है आंखें। तो आपने कभी देखा होगा गाड़ी में अगर हम तेजी से नीचे उतरे तो आपका हेड ऐसे आता है, सांस ऊपर से आ जाता है, जी उसको नेगेटिव जी बोलते हैं। तो वो वाला हम कम ले पाते हैं, और जहाज भी कम ले पाते हैं। क्यों जहाज कम ले पाते हैं? क्योंकि जो नॉर्मल जहाज है इनका फ्यूल सिस्टम भी जो होता है, वो जो फ्यूल का ग्रेविटी से फीड होते हैं ज्यादातर, यानी कि ग्रेविटी की डायरेक्शन में फ्यूल जाता है, उससे में फ्यूल चलता रहता है। लेकिन अगर आप नेगेटिव जी करेंगे तो वो फ्यूल आपके इंजन में जाना बंद हो जाएगा थोड़ी देर के बाद, और उसके बाद वो फ्यूल ना जाने से इंजन बंद भी हो सकता है। उसी तरीके से ऑयल का भी, ऑयल पंप जो है वो भी ग्रेविटी में ही जाता है, फ्यूल उस डायरेक्शन में, ऑयल उस डायरेक्शन में, जो कि इंजन को लुब्रिकेट करता है। और अगर ऑयल नहीं जाएगा नेगेटिव जी के अंदर, तो तब भी इंजन सीजर हो सकता है, यानी कि इंजन बंद हो सकता है। तो इस समय जब ये एयरक्राफ्ट नेगेटिव जी मनूवर कर रहा था, तो आपने देखा उसके बाद वो इन्वर्टेड पोजीशन में आता है और काफी नीचे तक उसका नोज आता है। पायलट उसको ठीक भी करता है और बिल्कुल कोशिश करता है कि उसको सीधा कर सके, लेकिन तब तक वो जाके फ्लैट एटीट्यूड में जमीन से टकरा जाता है कि उतनी हाइट है नहीं, यानी कि नेगेटिव जी से पॉजिटिव जी मनूवर पे आया है। तो यहाँ पे 3 कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से ये हुआ होगा, और ये ऑप्शंस हैं। ये नहीं बता रहा हूं मैं आपको कि ये इस कारण से हुआ है, ये ऑप्शंस हैं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं, वो तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बताएगी पूरी इंक्वायरी करने के बाद। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया ये सारा प्रोसेस, और इसमें ये भी मैंने आपको बताया कि कैसे पायलट की हालत होगी उसके अंदर जब वो नेगेटिव से पॉजिटिव जी कर रहा है, तो कहीं ऐसा ना हुआ हो कि उसके बाद उसको इजेक्शन का टाइम या तो ना मिला हो, या वो जहाज को ऊपर ले जाने की पूरी कोशिश कर रहा होगा जब वो जाके क्रैश करता। और जिस वजह से हमारे पायलट्स तो वैसे भी पूरी कोशिश करते हैं कि आसपास अगर कई लोग देख भी रहे हो तो वो उधर पे जहाज को ना लेके जाएं अगर वो क्रैश करने वाला है। आपने जैगुआर का भी क्रैश में देखा था, पायलट ने जो जामनगर के पास एक गांव था उसको जी बचाने की कोशिश की थी और उसमें उसने अपनी जान भी दे दी थी। तो हमारे पायलट्स की तो ये खूबी होती ही है। लेकिन इसमें जो ऐसे लग रहा है कि पायलट के पास शायद उतना समय नहीं था। हाँ, इसमें इजेक्शन सीट जो है वो मार्टिन बेकर है, यानी कि 0-0 है।
ये ब्रिटिश सीट है। 00 का मतलब होता है कि बिल्कुल जीरो स्पीड जो जमीन पे होती है, और जीरो मूवमेंट पे भी वो इजेक्ट कर सकता है, जीरो हाइट के ऊपर भी। तो ये, हाँ, ये जरूर है कि जो मश आ जाता है तो उसमें थोड़ा फर्क पड़ जाता है, और वो मश में भी था जहाज, तो उसके पास शायद उतना समय नहीं होगा कि वो इजेक्ट कर सकेगा। अब हम बात कर रहे थे, आपने अरुण जी जब शुरू की थी, तो ऑप्शंस क्या क्या है इसके अंदर। जी। सबसे पहला ऑप्शन जो होता है ना, कि जैसे मैं आपको बता रहा था कि नेगेटिव जी से पॉजिटिव जी पे मनूवर गया था, अगर ज्यादा देर तक नेगेटिव जी हो तो ऑयल स्टार्वेशन भी हो सकता है, फ्यूल स्टार्वेशन भी हो सकता है, इससे जहाज का इंजन भी बंद हो सकता है, और तभी वो शायद इतना बड़ा मश भी आ सकता है। लेकिन दूसरा भी रीजन, एक तो ये रीजन भी हो सकता है, दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि इंजन टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से बंद हो गया हो। ये G404 इंजन है, IN-20। पिछले साल मार्च 2024 में जब एक्सीडेंट हुआ था एयर शो के अंदर ही, जैसलमेर के पास राजस्थान डेजर्ट में, तो उसका ऑयल जो पंप था वो फेलियर हो गया था, उसके बाद इंजन सीज कर गया था, तो पायलट इजेक्ट कर गया, उसके बाद समय बहुत था तो वो इजेक्ट कर गया था। अच्छा, ये तो हो गया एक कारण कि इसकी वजह से। दूसरा कारण है, कई लोग कहते हैं कि कंट्रोल प्रॉब्लम हो सकती थी। उसमें मैं थोड़ा सोचता हूं कि कंट्रोल प्रॉब्लम में शायद ना हुआ हो, क्योंकि इसमें क्वाड्रुप्लेक्स 4 यानी कि 4 चैनल का फ्लाई बाय वायर सिस्टम है। ये फ्लाई बाय वायर सिस्टम क्या होता है, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल देता है कंट्रोल्स को, या तो लेफ्ट राइट टर्न करने के लिए या फिर ऊपर नीचे जाने के लिए। तो ये वाले जो सिग्नल है, अगर एक फेल भी हो जाए चैनल, दूसरा है, तो इसलिए इसमें रिडंडेंसी होती है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे बहुत कम लग रही है, और शायद ये रीजन नहीं होगा। और तीसरा रीजन आता है डिसओरिएंटेशन का, पायलट की डिसओरिएंटेशन का, कि उसने या तो हाइट को प्रॉपर्ली जज नहीं किया, या फिर वो उस कंडीशन में था, क्योंकि मैंने आपको बताया किस तरह पायलट की हालत होगी उस समय, या तो वो नेगेटिव जी में होगा या पॉजिटिव जी में होगा, और इस नेगेटिव जी ज्यादा बॉडी ले नहीं पाती है, तो कहीं झटके से भी अगर उस समय मनूवर हुआ हो तो उसमें वो डिसओरिएंटेट हो सकता है, और जब तक वो समझ पाता है तो हाइट उतनी थी नहीं, क्योंकि जमीन के पास था, और जाके क्रैश कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये तीसरा हुआ होगा डिसओरिएंटेशन, मैं ये कह रहा हूं इन 3 ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। टेक्निकल डिफेक्ट भी हो सकता है, और डिसओरिएंटेशन या पायलट एरर भी हो सकता है। बिल्कुल, जो जांच बिठाई गई है वो बिल्कुल इन एस्पेक्ट्स को ज़रूर देखेगी, और फाइनल रिपोर्ट में बिल्कुल हमें सच्चाई का जो है पता चल जाएगा। लेकिन देखिए, जैसे दुबई एयर शो था, इंटरनेशनल डिस्प्लेज हैं, दुनिया के हर देश अपने बेस्ट पायलट्स भेजते हैं, भारत ने भी अपना बेस्ट पायलट्स भेजे, और जब पायलट्स को इन डिस्प्लेज में भेजा जाता है तो किन किन वर्स्ट केस सिनेरियोज के लिए उन्हें ट्रेन किया जाता है, कैसी ट्रेनिंग रहती है उन्हें, किस तरह से वर्ल्ड, क्योंकि पूरी दुनिया आपको देख रही है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले तो ये पायलट हाईली ट्रेंड था, 1000 घंटे हैं इसके ट्रेनिंग के अंदर ही क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर भी था वो, तो इसका मतलब खुद ही नहीं वो अच्छा था फ्लाइंग के अंदर, वो दूसरों को फ्लाइंग सिखाता भी था। तो ये एक्सपीरियंस लेवल हाई था उसका, हजारों घंटे थे उसके पास, ट्रेन करता था दूसरे पायलट्स को भी। तो पायलट वाज फुली क्वालिफाइड, उसको भेजते ही हम उन लोगों को जो हाई लेवल के हाईली क्वालिफाइड पायलट्स होते हैं। और दूसरी चीज आती है कि ऐसा मनूवर कोई जाते ही सार वहां नहीं करता, पहले इंडिया में प्रैक्टिस करते हैं, फिर इंडिया में प्रैक्टिस करने के बाद जहां दुबई पे हो रहा था वहां प्रैक्टिस करते हैं, और दुबई में प्रैक्टिस करने के बाद फिर दुबई के एक्चुअल शोज में पार्टिसिपेट करते हैं। और ये इसका तीसरा दिन था, तो ये नहीं है कि ये पायलट में कोई कमी थी, लेकिन कहते हैं ना कि जिस दिन लिखा होता है कुछ होना, तो शायद उसी दिन सब कुछ ही कंस्पायर करके वो चीज हो जाती है। बिल्कुल, बेहद दुखद घटना थी, और पूरा देश जो है संवेदनाएं व्यक्त कर रहा है। एक यहाँ पर सवाल ये भी रहेगा, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया का दौर है, हमने देखा था ऑपरेशन सिंदूर के समय भी किस तरह से मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन कहीं ना कहीं जो पड़ोसी मुल्क है उसकी तरफ से चलाया गया, और इस बार भी अगर हम देखें तो सोशल मीडिया पर इस स्ट्रेटजी को वेपनाइज करने की कहीं ना कहीं कोशिश हो रही है, और आईएएफ और तेजस की क्षमताओं पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मैं एज ए डिफेंस एक्सपर्ट मैं चाहूँगा आप उन लोगों को एक बार करारा जवाब दे दीजिए, क्योंकि तेजस एक ऐसा जेट है जिसने अपना लोहा मनवाया है। 24 सालों में ये सिर्फ दूसरा ऐसा इंसिडेंट है जब इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, लेकिन इसका जो रिकॉर्ड है बहुत अच्छा रहा है। आप एक बार बिल्कुल बताइए। बिल्कुल बिल्कुल
अरुण जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, बिकॉज मेरे को तो मन में कभी कभी ये आता है कि नजर लगी है या लगाई गई है कि कहीं ऐसे ना हो कि ये कुछ ऐसा कर दिया गया हो, सैबोटाज वहां पे। क्योंकि ये जहाज इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा था, सारी दुनिया की नजरों में आ रहा था, लोग इसके बारे में पूछ रहे थे, और पहले 2 दिन तो इतना अच्छा इसने फ्लाई भी किया था और लोगों को बहुत पसंद आया था। बड़े सारे डिफेंस एनालिस्ट आके उसको देख रहे थे, इस जहाज को, और इसकी क्षमताओं के बारे में पता लगा रहे थे। तो ये जहाज पहली बार जब उड़ा 2001 में, आपने बिल्कुल सही कहा कि 24 साल हो गए इस जहाज को पहली बार उड़े हुए। और उसके बाद 2016 में इसका पहला स्क्वाड्रन 45 स्क्वाड्रन बना। उसके बाद से इन जहाजों ने 1200 घंटे से ऊपर की है। अगर आप कोई भी जहाज देख लीजिए, F-16 देखिए, आप टाइफून देखिए, यूरो फाइटर टाइफून, कोई भी जहाज देख लीजिए आप, या ग्रिपिन देख लीजिए, ये सारे जहाजों में इससे कहीं ज्यादा एक्सीडेंट्स हुए हैं जी। जब तक वो फुली ऑपरेशनल कैपेबिलिटी पे आए। F-35 के अंदर 12 एक्सीडेंट्स हुए हैं पिछले 2018 से लेके पिछले 7 साल में 12 एक्सीडेंट्स F-35 में हुए हैं। आपको मैं एक F-16 की छोटी सी बात बताता हूं। अभी कुछ दिन पहले एक पॉलिश एयरफोर्स के 28 अगस्त को, कुछ दिन मैं आपको एग्जैक्ट डेट बताता हूँ, रेडॉम एयरबेस पे वो प्रैक्टिस कर रहे थे एयर डिस्प्ले की। तो उन्होंने एक बैरल रोल किया, मेजर थे उनके पॉलिश एयरफोर्स के, और जहाज कौन सा था? F-16C, यानी कि अपग्रेडेड जहाज। और उसने जब तक नीचे से बैरल रोल कंप्लीट कर रहा था तो कंट्रोल नहीं कर पाया और नीचे आके क्रैश हो गया जहाज। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार एयर डिस्प्लेस में क्रैश हुए, बहुत एयर डिस्प्लेस में कई जहाज क्रैश हुए हैं, अलग अलग जो मोस्ट एडवांस जहाज हैं वो क्रैश हुए हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि ये जहाज सेफ नहीं है। इसमें सिर्फ 2 एक्सीडेंट मार्च 2024 का मैंने आपको बताया था, जैसलमेर का इंजन ऑयल पंप में फेलियर हुआ था, जिसकी वजह से इंजन सीजर हुआ था। ये G404 अमेरिकन इंजन है। तो दूसरा चीज जो आ जाती है कि इसके बाद तो सिर्फ ये पहला है जिसमें फेटल हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर आप फाइटर फ्लाइंग बहुत लंबा करते हैं तो कई बार एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, जो चाहे वो ह्यूमन एरर की वजह से हो, टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से हो, बर्ड स्ट्राइक की वजह से हो, या कोई और कारणों से हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये जहाज सेफ नहीं है। और जो पाकिस्तान के लोग ये जो स्टोरी शुरू की है ना उन्होंने, उसको पढ़ के मुझे हंसी भी आता है और दुख भी होता है कि उनका अपना JF-17 तो कितनी बारी क्रैश कर चुका है। किसी ने क्या उसके ऊपर हमारे देश से कोई ऐसे कमेंट्स भेजता है? इतने गिरे हुए कमेंट्स कोई लिखेगा? लेकिन उनके एक दो जो प्रोफेशनल पायलट्स हैं, मैं उनसे बड़ा इंप्रेस्ड हूं। उनके जो एक विंग कमांडर का मैं पढ़ रहा था, तो उसने बड़ा अच्छा लिखा था हमारे देश के बारे में, जो भी हो हमारे देश की पॉलिसी दोनों देशों की मैच कर रही हो ना कर रही हो, लेकिन एक प्रोफेशनल पायलट की जान गई है दूसरी साइड पे, और उसके बारे में जो पाकिस्तान के अंदर लोग ऐसी ऐसी खबरें उड़ा रहे हैं वो बहुत ही गलत है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छे इंसानों को क्लियरली दिख रहा है ये एक एक्सीडेंट था। ये प्रश्न नहीं उठाता LCA के ऊपर। मैं आपको अश्योर कर रहा हूं, हमारा फेथ LCA से नहीं गया है, और LCA भारत का बैकबोन बनेगा। आज से 10 साल के बाद आप देखेंगे कम से कम 10 स्क्वाड्रन्स होंगे LCA के। तो कहीं पे भी किसी को भी इस बात की शुबा नहीं होनी चाहिए। मैंने हजारों घंटे फाइटर्स फ्लाई किए हैं, मैंने 10 के करीब डिफरेंट फाइटर्स को फ्लाई किया है, और मैंने ट्रांसपोर्ट भी फ्लाई किए हैं, अटैक हेलीकॉप्टर्स भी फ्लाई किए हैं। मैं टॉप गन स्कूल में इंस्ट्रक्टर था भारत के, तो वहां पे मुझे अटैक हेलीकॉप्टर्स की मैंने टैक्टिक्स बनाई है। तो मैं आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूं, मेरे को पूरा फेथ है इस जहाज के ऊपर, और मुझे ये मालूम है कि ये एक ना एक दिन भारत का बैकबोन जरूर बनेगा। बिल्कुल। और लगातार इस जो LCA है, LCA तेजस में लगातार अपग्रेड्स भी हो रहे हैं। जो इसका MK1A वर्जन है उसमें भी बहुत सारे अपग्रेड्स किए गए हैं, बेहतर रडार दिया गया है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा जो आत्मनिर्भर भारत की ओर ये बड़ा कदम है, और बहुत सारे जो विदेशी फाइटर जेट्स है उसको ये टक्कर देने वाला ये जेट है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 40 इंप्रूवमेंट, अरुण जी, 40 इंप्रूवमेंट हो रहे हैं मार्क 1 के ऊपर। आपने बिल्कुल सही कहा। एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रेडार लगाया जा रहा है, जो कि भारत में बना है। अभी इसमें एल्टा रेडार लगा है, जो कि इजरायली है। तो उस इजरायली रेडार के बाद हम भारत का अपना रेडार भी लगाएंगे इसमें, जो गैलियम नाइट्राइड का है और जिसकी क्षमता बहुत ही अच्छी है और स्टेल्थी टारगेट्स को बहुत दूर से पकड़ लेता है। दूसरा, इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की कैपेबिलिटीज डाली जाएंगी। तीसरा, इसमें नेटवर्क सेंट्रिसिटी, यानी कि दूसरों के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए ये जहाज फ्लाई कर सकता है दूसरे रेडार्स के साथ, चाहे वो जमीन के हो चाहे वो हवा के हो। तो नेटवर्क सेंट्रिसिटी भी इसमें डाली जाएगी। इसमें लेटेस्ट वेपन सिस्टम्स को इंटीग्रेट किया जा रहा है। अस्त्रा 2 के ट्रायल्स
चल रहे हैं, तो अस्त्रा 2 तो लगेगा ही लगेगा, जिसकी रेंज 160 किलोमीटर है हवा से हवा में। लेकिन उसके बाद अस्त्रा 3 भी इसमें लगाया जाएगा। इसको बहुत ही एक पावरफुल जहाज बनाया जाएगा। ये लाइट वेट फाइटर है, इसका वेट सिर्फ 13.5 टन है और ये 50,000 फुट की ऊंचा तक जा सकता है। 1850 किलोमीटर की इसकी रेंज है। हाँ, ये Su-57 को मैच नहीं कर सकता जो 5th जनरेशन है, लेकिन ये 4.5 जनरेशन है। अब 4.5 जनरेशन में आप कंपेयर करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा जहाज है और एक बैकबोन बनने के लायक है। और बाद में हम इसको मॉडिफाई भी करेंगे, इसके ऊपर रैम कोटिंग्स भी लगेंगी रेडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल की, तो उससे इसमें स्टेल्थीनेस और रेडार के जो सिग्नेचर है और भी कम हो जाएगा। बिल्कुल। एक और मैं आपसे कमेंट चाहूँगा, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया पर इस हादसे से एक दिन पहले भी जो है पाकिस्तानी जो हैंडल्स हैं उनकी ओर से बहुत प्रोपागेंडा फैलाया गया कि जी इंजन से ऑयल लीक हो रहा है। हालांकि उसे बाद में डिबंक भी किया गया, वो कोई ऑयल लीक नहीं था। लेकिन इस तरह का नैरेटिव हमेशा से गढ़ने की कोशिश क्यों की जाती है? देखिए, इस समय चीन और पाकिस्तान दोनों अपना जहाज बेचना चाहते हैं। चीन बेचना चाहता है J-35 और पाकिस्तान बेचना चाहता है JF-17, जो वो चीन की मदद से ही बना सकता है। पाकिस्तान की अपनी कैपेबिलिटी नहीं है। जी। अभी भी पाकिस्तान के 200 इंजीनियर और टेक्नीशियंस टर्की के अंदर है। कान प्रोजेक्ट, जो कि 5th जनरेशन फाइटर है, उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं दूसरे जहाजों को और अपने कंट्री के अंदर बनाते हैं। इनमें अपनी निर्माण की कैपेबिलिटी नहीं है। लेकिन JF-17 की जब वो बेच रहे हैं और बड़ी वो उसको प्रमोट कर रहे हैं बड़ी भारी संख्या में, तो ये जरूरी है कि हमारा LCA को नीचे दिखाया जाए। अगर LCA को लोग लेना शुरू कर दें ये कहते हुए कि ये जहाज अच्छा भी है, कीमत भी ठीक है और साथ में कैपेबिलिटी जो है 4.5 जनरेशन की है। जब JF-17 आया था तो उसकी कैपेबिलिटी सिर्फ 4 जनरेशन की थी। अब वो क्लेम कर रहे हैं कि वो 4.5 जनरेशन है। मैं उसको नहीं मानता हूं। वो 4 और 4.5 के बीच में है, जबकि हमारा LCA जो है बहुत हद तक 4.5 जनरेशन के पास पहुंच चुका है वो। और जैसे जैसे इसमें अपग्रेड्स और अपडेट्स होते जाएंगे तो ये उससे भी बेहतर होता जाएगा। और इसकी जो रेडार का जो सिग्नेचर है एक दुश्मन के रेडार पे, तो वो भी कम होता जा रहा है। पहले से ही कम था क्योंकि ये लाइट वेट फाइटर था और साथ में छोटा साइज था और कंपोजिट थे। अब जब इसमें रेडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल भी लगाया जाएगा और दूसरे अपग्रेड्स किए जाएंगे तो ये और भी अच्छा बन जाएगा। बिल्कुल, आप इसकी कैपेबिलिटीज़ के बारे में बता रहे थे, इस विमान के बारे में। मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि देखिए जो पहला क्रैश हुआ था, ऑपरेशनल हिस्ट्री में सिर्फ 2 क्रैश हुए हैं जो कि जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है उससे बहुत कम है। लेकिन जब पहला क्रैश हुआ था उसकी वीडियो मैंने देखा था। आपने फ्लाई बाय वायर सिस्टम की बात की थी कि जब पायलट ने इजेक्ट भी कर दिया उसके बाद भी जो है विमान अपना बैलेंस नहीं खोता है। बहुत ही स्ट्रेट लाइन में वो विमान जो है आता है और मुझे लगता है कि ये अब उसकी कैपेबिलिटी अपने आप में दर्शाने वाला वीडियो था। लेकिन इस क्रैश के बाद अगर मैं आपसे पूछूं तो कोई जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं उनमें कोई बदलाव की आप उम्मीद देखते हैं? कुछ काम किया जाना चाहिए किसी एरिया में? देखिए, हमारे जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्ट और रिजिड होते हैं। तो जो क्योंकि मैं खुद भी लो लेवल एरोबैटिक्स कर चुका हूँ और खुद भी एयर डिस्प्लेस में पार्टिसिपेट कर चुका हूँ, तो उसमें कमियां नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है, इम्प्लीमेंट करने के टाइम पे कुछ एक त्रुटियां आ जाती हैं जो कि इंटेंशनल नहीं होती, लेकिन उसकी वजह से शायद एक एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये कहें कि हमारे SOPs अच्छे नहीं थे, हमारे रेगुलेशंस अच्छे नहीं थे, तो भारतीय वायुसेना एक बहुत ही प्रोफेशनल एयरफोर्स है। आप जानते हैं कि 4th लार्जेस्ट एयरफोर्स इन द वर्ल्ड, लेकिन मैं उसे मोस्ट प्रोफेशनल एयरफोर्स कहता हूँ। आप देखिए हमारे एयर चीफ मार्शल AP सिंह को, वो सबसे आगे रहते हैं, चाहे वो मैराथन को भागना हो जमीन के अंदर या फिर हवाई जहाज को लैंड करना हो न्योमा के अंदर। वो खुद जाके सारा काम साथ ही में करते हैं, वो लीड फ्रॉम द फ्रंट करते हैं। हमारे जनरल्स पाकिस्तान के जनरल्स की तरह नहीं है कि अपने कमरों में बैठ के उनके सैनिक लड़ रहे हो। हमारे जनरल्स आगे से लड़ते हैं, चाहे वो आर्मी के हो, एयरफोर्स के हो, नेवी के हो। तो कोई SOP, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं विंग कमांडर सयाल की फैमिली को अपने रिगार्ड्स देना चाहूंगा और अफसोस व्यक्त करना चाहूंगा, क्योंकि देश ने एक बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही ब्रेव पायलट को खोया है। मे गॉड रेस्ट हिज सोल इन पीस। बिल्कुल, हम सबकी संवेदनाएं शोकाकुल परिवारों के साथ है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया AS बहल साहब। आपने बहुत ही अच्छे से हमें, हमारे दर्शकों को है संवेदनशील इस मुद्दे पर जानकारी दी। बहुत ही, क्योंकि जांच रिपोर्ट में जो आएगा वो हमें क्लियरली पता चल जाएगा, लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन से बचने के लिए आपने बहुत सही जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद TV9 से जुड़ने के लिए।
Thank you for calling me, sir.